हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग फिर से बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो आपका 2025 में होने वाला है। दोस्तों, इसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो साइंस के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं, तो इनको प्रिपेयर कीजिए और चलिए क्लास को करते हैं एंजॉय। तो साइंस के क्वेश्चन होंगे, आप सभी को पता है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस देखा है तो आपको पता होगा कि इसमें क्वेश्चन होते हैं हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी सीधी सीधी बात यह है कि अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं तो वायुमंडलीय दाब का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे होंगे वैसे वैसे जो वायुमंडलीय दाब है वो आपका क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है ये कि वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। तो अभी आपको समझना है कि जो हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं यानी अक्रिय गैस है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। सीधी सीधी बात है, वायुमंडल में कौन सी गैस है जो अक्रिय है और वो नहीं पाई जाती है। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि अक्रिय गैस हमारी कितनी होती है। दोस्तों, अक्रिय गैस हमारी जो होती हैं वो होती हैं 6। ठीक है, इन अक्रिय गैसों की इन्हीं को निष्क्रिय गैस भी बोला जाता है। ठीक है, इसको निष्क्रिय गैस भी बोला जाता है, इन्हीं को उत्कृष्ट गैस भी बोला जाता है। ठीक है, इन्हीं को जो है आदर्श गैस भी बोला जाता है, आदर्श गैस भी इन्हीं को बोला जाता है। बाकी इनको नोबल गैस तो बोला ही जाता है, नोबल गैस, नोबल गैस भी इनको बोला जाता है। अब ये होती कितने दोस्तों, ये होती हैं आपकी 6। एक होता है आपका हीलियम, उसके बाद आपका होता है नियॉन, उसके बाद आपका आर्गन, फिर आपका क्रिप्टॉन एंड जेनॉन, फिर उसके बाद आपका होता है रेडॉन। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा आपका हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, नियॉन का कितना होता है 10 होता है, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का कितना होता है 86। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, सभी अक्रिय गैस जो होती है इनके अष्टक पूरा होता है। इनका जो अष्टक होता है इनका जो बाहरी कोश होता है वो पूर्ण होता है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान देना है, अष्टक पूर्ण होने का मतलब उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है लेकिन उसका अष्टक पूर्ण होता है। या फिर ऐसा बोल सकता है कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसके बावजूद भी उसकी जो बाहरी कक्षा है वो पूर्ण मानी जाती है। तो हीलियम की बाहरी कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सबके बाहरी कक्षा में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी सबके बाहरी कक्षा में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी अक्रिय गैस से हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर जो पूछा है कि ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो इन 6 अक्रिय गैसों में रेडॉन एकमात्र ऐसी गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती। अब ये गैस कब मिलती है, तो जब भूकंप आता है तो कई बार इसके संकेत मिलते हैं। ठीक है, भूकंप आने पर इस गैस के संकेत मिलते हैं, किसके, रेडॉन के। आपको कमेंट बॉक्स में, चलो ठीक है, अभी ये देखिए एक बात और जान लीजिए, रेडॉन गैस इसी का इस्तेमाल जो है इसी का इस्तेमाल, रेडॉन का हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, कैंसर के इलाज में करते हैं। किसका, कैंसर के इलाज में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो होपफुली दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी अक्रिय गैसों से रिलेटेड। अक्रिय गैसों को पूछ लिया जाता है पेपर में, आपके पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन आते हैं, पूछ लिया जाएगा कि अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी में कहां पर रखा गया है। तो दोस्तों, आवर्त सारणी में जो है अक्रिय गैसों को रखा गया है 18वें वर्ग में। ठीक है, कौन से वर्ग में, 18वें वर्ग में। 18वें वर्ग बोल लो या 18वें समूह बोल लो या फिर 18वां ग्रुप बोल लो। ठीक है, तो इसमें आपकी अक्रिय गैसें रखी हुई हैं, या फिर इसी 18वें वर्ग को हम क्या बोलते हैं, शून्य वर्ग भी बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, शून्य वर्ग भी बोला जाता है। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है, तो दोस्तों अक्रिय गैसों की जो संयोजकता होती है वो होती है आपकी शून्य। अगर पूछ लिया जाए कि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है इनकी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो भी क्या होती है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, क्योंकि आप देखोगे इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है कि किसी भी परमाणु में, मतलब ऐसा समझो कि एक इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करता है उसके लिए जितनी भी आप ये समझे कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। तो कितनी होती है, आप सभी को इसका जवाब देना है। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ इन सारे पॉइंट को आप नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप ठीक से बढ़िया से इनको नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और अगर मैं आपसे बताऊं तो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछा जाता है कि कई बार ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, और या फिर जैसे क्या बोलते हैं इनका आयन विभव उच्च होता है, तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्योंकि इनके जो इनका जो अष्टक होता है वो क्या होता है, वो
पूर्ण होता है। इसमें सिचुएशन ये होती है, ऐसा समझो कि इसमें जो है किस ना तो इलेक्ट्रॉन को लेने की जरूरत होती है, ना तो इलेक्ट्रॉन को देने की जरूरत होती है, क्योंकि जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी टेंडेंसी ऐसी होती है, उसको माना जाता है पूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाँ अगला क्वेश्चन आपसे है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। देखो कौन सी गैस है जो नहीं पाई जाती, हमने बात की इसकी रेडॉन की। ठीक है, रेडॉन की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन सी गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी आर्गन। आर्गन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मतलब ऐसा समझो कि सभी गैसों में नहीं, लेकिन कंपेयर करेंगे जब अक्रिय गैसों में, तो अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा आपकी कौन सी पाई जाती है, आपकी आर्गन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, तो दोस्तों अक्रिय गैसों की खोज की थी रैमजे ने। रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन क्या है, गैस हमारी। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, हमारी गैस है N2। अब इसके बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है, N ट्रिपल बॉन्ड N लगता है, ये बात आप सभी को पता है। और यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि फिलहाल इसका जो एटॉमिक नंबर हो तो कितना होता है, 7 होता है, ये बात आप सभी को पता है। अब यहाँ पर देखो जो नाइट्रोजन है वो हमारी क्या है, गैस है। नाइट्रोजन हमारी क्या है, गैस, ये बात आपको पता है। और वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है, ये 78% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, तो आप सभी को पता है 21% पाई जाती है। एनसीईआरटी में अगर डाटा देखेंगे तो ये 20.99 के आसपास होती है। ठीक है, मतलब अप्रॉक्स जिसको हम 21% मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में, तो वो होता है आपका क्या, नाइट्रोजन। लेकिन आपसे पूछ ले ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, तो दोस्तों ब्रह्मांड में चाहे तत्व की बात करें चाहे गैस की बात करें, तो हमेशा आपको बताना है हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में आपके पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व, सबसे ज्यादा मात्रा में। अब तत्व के तत्व तो है ही, तो गैस की फॉर्म में पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में आपके पूरे यूनिवर्स में पाया जाती है क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे कि वायुमंडलीय दबाव का मापक है, यानी वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है दोस्तों, तो ये मापा जाता है बैरोमीटर से। क्लियर है, बैरोमीटर से इसका मतलब वायुमंडलीय दाब को हम क्या करते हैं, मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वायुमंडलीय दबाव बराबर होता है, यानी एक वायुमंडलीय दाब, एक एटीएम किसके बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है। यानी एक वायुमंडलीय दाब की बात करें तो ये होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई सारे एग्जाम्स में आप देखेंगे इसको। तो जैसे वायु दाब मापी होता है तो उसमें पारा जो होता है अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो ये क्या संकेत कर रहा है, तो दोस्तों ये वर्षा की संभावना को संकेतित कर रहा है, यानी वर्षा होने वाली है अगर इस तरीके से पारा जो है धीरे धीरे नीचे गिर रहा होता है इसमें वायु दाब मापी में। क्लियर है, तो ये वर्षा का संकेत होता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अगला है कि अगर वायु दाब मापी में पारे का जो स्तंभ है, ठीक है, पारे के स्तंभ अचानक से नहीं, अभी धीरे धीरे गिर रहा था तो वर्षा की संभावना थी, लेकिन अगर अचानक से गिरना शुरू हो जाए तो किसकी संभावना है, आंधी या तूफान की संभावना को ये बता रहा होता है। बैरोमीटर में पारे के अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है, तो स्वच्छ व साफ मौसम का। तो देखो 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है मेरे भाई, अगर धीरे धीरे गिर रहा है तो धीरे धीरे गिर रहा है तो किसकी, वर्षा की संभावना है। अगर अचानक से नीचे गिर रहा है तो आंधी या तूफान की संभावना है, और अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो स्वच्छ आकाश यानी स्वच्छ मौसम की संभावना को ये व्यक्त कर रहा होता है। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि मौसम कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, यानी अगर दाब बढ़ जाता है तो बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, बर्फ का गलनांक जो होता है वो क्या होता है, आपका घट जाता है। गलनांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई वस्तु क्या होती है, गलना स्टार्ट होती है। ठीक है, पिघलना स्टार्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। अब आपने देखना है पानी से भरे एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा, परिवर्तित होगा या अपरिवर्तित। तो दोस्तों इस समझने वाली बात यह है कि मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ग्लास है, अब इसमें क्या है कि पानी है हमारा, ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें पानी है। ठीक है, चलो मान लिया हमने कि इसमें क्या है, पानी है। अब पानी है, अब इसमें एक बर्फ का टुकड़ा भी है। ठीक है, इसमें एक बर्फ का
टुकड़ा भी ले लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ बर्फ का टुकड़ा ले लिया। अब ये बर्फ का टुकड़ा जो है अगर ये पिघला तो पिघलने के बाद क्या होगा, पानी का लेवल जो है बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों ये अपरिवर्तित रहेगा। क्यों अपरिवर्तित रहेगा समझो, क्योंकि जब भी बर्फ जाएगा पानी में तो जितनी मतलब उसका जो आयतन होता है आयतन के हिसाब से अपनी वो जगह ले लेगा। तो पानी तो वहां का क्या होता है ऑलरेडी हट जाता है। तो जितना मतलब ऐसा समझो कि वो पिघलने के बाद जो बर्फ है आपका पिघलेगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस बर्फ के वो आपके उसी जगह पे मतलब उसी जगह को एक तरीके से समझो कि वहां पर आपके समावेशित हो जाएंगे सारे कण, वो बढ़ेंगे नहीं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ऐसे समझो कि यहाँ पर ये हमारे ये जल के अणु है। अब जल के अणु तो इसमें ऐसा समझना कि अगर कोई चीज हम डालते हैं, अगर जरूरत से ज्यादा डाल देंगे तो होता क्या है कि इसमें जैसे अंतरा अणु को अवकाश होता है, यानी जो इनके बीच में गैप होता है, तो गैप में चीजें चली जाती हैं। लेकिन अगर और मात्रा में डालते हैं तो क्या होती है, फिर पानी क्या होता है बाहर आ जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि अगर बर्फ का टुकड़ा है कि अगर वो पिघलेगा तो पिघलने के बाद पानी बाहर आएगा, मतलब पानी की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितनी जगह वो घेर रखा था बर्फ, पानी बनने के बाद वो पूरा पानी वहीं पर हो जाएगा। तो इस तरीके से वो जो पानी की मात्रा है वो बढ़ेगी नहीं, मतलब बाहर पानी नहीं आएगा। तो पानी मतलब एक तरीके से जो उसका तल है क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। पानी जहां तक था वहीं तक रहेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यही है कि बर्फ के दो टुकड़े होंगे और उनको आपस में अगर क्या करते हैं दबाएंगे तो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना क्या होता है, घट जाता है। दाब जो है देखो यहाँ पर मैंने बताया कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना क्या होता है, घटता है। तो ये वही बात है, अगर दाब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बर्फ का गलना क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। होपफुली दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है मेरे भाई, तो पानी का जो क्वथनांक होता है क्या होता है, वो बढ़ जाता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो खाना होता है क्या होता है, बहुत जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर का यह फायदा होता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये बात एकदम सबको पता होगी मेरे भाई। ऐसा समझो कि ये बाल्टी है, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। अब इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं, अब मान लीजिए कि इसमें चाहे हम कोई छड़ डाल देते हैं, ठीक है, तो पानी ऐसा समझो कि पानी मान लीजिए यहाँ तक भरा था, तो ये जो छड़ होगी ना आपको ऐसा समझो टूटी हुई या कटी हुई या मुड़ी हुई आपको प्रतीत होगी। सिक्का अगर आप इसमें डाल दिया तो सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो किसकी वजह से होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, ये किसके कारण होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है आप सभी को पता है कि जब प्रकाश ऐसा समझो कि मतलब कांच पे पड़ रहा है या फिर जल पर पड़ रहा है, वायु में जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि सीधी सीधी बात है, आप ये बोल सकते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब इस सिचुएशन में होता क्या है, देखिए इस सिचुएशन में होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि एक माध्यम हमारा ये है। अब इस माध्यम में ये प्रकाश की जो किरण है, मान लेते हैं कि ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आई तो यहाँ पर पड़ी, तो पढ़ने के बाद इसको सीधा सच में ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या होता है, अब देखो उसमें होता है माध्यम जो होता है आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका विरल माध्यम और एक होता है आपका सघन माध्यम। तो अगर हमारा पहला वाला जो माध्यम है, मान लेते हैं माध्यम पहला हमारा विरल है और दूसरा वाला माध्यम हमारा क्या है, सघन है, तो प्रकाश की किरण जो होती है, हमेशा इस बात को जान लो, जो ऐसे इसको जाना चाहिए था, ये क्या हो जाएगा, ये जो हमने खींच रखा है ये अभिलंब है। तो ये क्या होता है, प्रकाश की जो किरण होती है अभिलंब की तरफ थोड़ा सा क्या होती है, ये मुड़ जाती है। तो जब मुड़ जाएगी तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हो जाएगा हमारा आपतन कोण और ये हो जाएगा हमारा अपवर्तन कोण। तो यहाँ से क्या होता है, प्रकाश की किरण जो होती है मुड़ जाती है, जिसकी वजह से इसमें डाली गई जो छड़ होती है वो भी मुड़ी हुई और जो सिक्का होता है वो थोड़ा उठा हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। होपफुली दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला और अंतिम प्रश्न है कि तड़ित चालक बना होता है। तो दोस्तों तड़ित चालक के बारे में मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में मैंने बताया था, और इसके बारे में मैंने बताया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में बताया था, ठीक है, या फिर इसकी खोज से आविष्कार जो भी आप बोल सकते हो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था। और क्या था कि मेरे भाई ऐसा समझो कि ये तांबे का बना हुआ होता है, ठीक है, किसका बना होता है, ये तांबे का। तड़ित चालक किसका बना होता है, तांबे का बना हुआ होता है। होपफुली दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो रिपीट भी होते रहेंगे, ठीक है, रिपीट होते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छे से होता रहेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, फीडबैक अपना जरूर दिया कीजिए दोस्तों। क्लास पसंद आई हो तो थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब भी कर लो यार, कर लो मेरे भाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू।